हेलो। हेलो। नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो प्रीवियस के क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे। इसमें देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है, पोलर फॉर्म ऑफ कोशी रीमान कंडीशन इज। तो हमें पोलर फॉर्म बतानी है कोशी रीमान इक्वेशन में। कोशी रीमान इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा है, इसके फॉर्मूले पढ़े हैं। उनमें एक फॉर्म आती है कार्टेशियन फॉर्म और एक आती है पोलर फॉर्म। तो देखो पोलर फॉर्म जो होती है, उस पोलर फॉर्म में डेल यू बटा डेल आर का मान होता है 1/r डेल वी बटा डेल थीटा, और डेल यू बटा डेल थीटा का मान होता है -r डेल वी बटा डेल आर। अब ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है वही आपका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी के एलटी ग्रेड में 2021 में आया हुआ है। ऐसे ऐसे जो फॉर्मूलाज है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इवन फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो केवल आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म का और साथ में पोलर फॉर्म का। कार्टेशियन फॉर्म का भी मैं आपको बताना चाहूंगा। कार्टेशियन फॉर्म का होता है डेल यू बटा डेल एक्स बराबर डेल वी बटा डेल वाई, और डेल यू बटा डेल वाई बराबर होता है माइनस डेल वी बटा डेल एक्स। ये फॉर्मूलाज हैं, ये आपको आने चाहिए। तो अब ऊपर वाला जो पोलर फॉर्म है ये आपके ऑप्शन नंबर पहले में नहीं है। दूसरे में डेल यू बटा डेल आर -1/r डेल वी बटा डेल थीटा दे रखा है, दूसरे में भी नहीं है। तीसरे में डेल यू बटा डेल आर बराबर 1/r डेल थीटा बटा डेल वी दे रखा है, इसमें भी नहीं है। चौथे ऑप्शन में देखो डेल यू बटा डेल आर बराबर दे रखा है 1/r डेल वी बटा डेल थीटा, डेल यू बटा डेल थीटा दे रखा है -r डेल वी बटा डेल आर। तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। के बाद अगला क्वेश्चन, एफ जेड बराबर मॉड्यूलस जेड का स्क्वायर होगा। तो दोस्तों एफ जेड बराबर मॉड्यूलस जेड का स्क्वायर। अब मॉड्यूलस जेड को हम ऐसा भी लिख सकते हैं जेड जेड बार। अब ये जेड जेड बार जो है, अब इसमें बात करते हैं संततता की। तो दोस्तों इसमें किसी भी बिंदु पर यह अनंत नहीं बन रहा है, तो ये कैसा आएगा, संतत आ जाएगा। प्लस इसमें यह किसी भी वक्र के पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है, इसके बारे में हमने पीछे पढ़ा है वीडियोज में। तो यह किसी भी वक्र के पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा, संतत होगा। अब जब बात अवकलनीयता की करेंगे, तो अवकलनीयता के लिए देखो इसमें जेड जेड बार है। तो अवकलनीयता में क्या होता है, अवकलनीयता में भाग लगता है जेड का। अवकलनीयता की मूल कंडीशन यही है कि भाग किसका लगता है, जेड का। जेड जेड बार में अगर जेड का भाग देंगे तो ये जेड आएगा। अब देखो जेड बार बटा जेड का जो मान है वो लिमिट जब मूल बिंदु की लगती है तब तो इसका मान जाता है -1 और +1, इन दोनों मानों पर जाता है। और इन दोनों मानों पर जाने के कारण यहाँ मूल बिंदु के कारण ये वाला जेड कैसा हो जाता है, 0। तो -1 और 1 को ये 0 बना देता है। जेड, इस जेड के कारण ये क्या हो जाते हैं, -1 वाला एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। और +1 जो राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा जेड बार बटा जेड का, वो भी इस 0 से गुणा होने के कारण क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। पर जब बात करते हैं मूल बिंदु के अलावा बिंदुओं पर, तो ये जेड वाला 0 नहीं होता। और ये जेड वाला 0 नहीं होने के कारण, ये जेड वाला 0 नहीं होने के कारण, जेड वाला 0 नहीं होता है अगर मूल बिंदु के अलावा बिंदु लेते हैं। और इसके मान लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव का +1 रहता है। जो नॉन जीरो से अगर गुणा होगा तो वो दोनों तरफ, एक तरफ नेगेटिव वैल्यू रखेगा और एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू रखेगा, एल एच डी की और आर एच डी की, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव।
और दोनों क्या आ जाएंगे, अनइक्वल आ जाएंगे, जिस कारण ये मूल बिंदु के अलावा बिंदुओं पर क्या होगा, अनअवकलनीय होगा। तो दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है कि एफ जेड बराबर मापांक जेड स्क्वायर है, वो केवल मूल बिंदु पर अवकलनीय है। क्यों है, क्योंकि ये 2 घात का है। कितनी घात का है, 2 घात का। 2 घात का होने का अर्थ है कि जेड जेड बार को गुणा करते हैं तो वो आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जब भी कभी फलन आपको 2 घात या 2 से अधिक घात का दिया जाए तो वह फलन हमेशा मूल बिंदु पर क्या आएगा, अवकलनीय आएगा। मूल बिंदु पर क्या आएगा, अवकलनीय। तो ये 2 घात का है, इसलिए ये क्या है, मूल बिंदु पर अवकलनीय है। जब भी फलन की बात की जाए तो अगर कोई फलन 2 या 2 से अधिक घात का आता है तो वो मूल बिंदु पर क्या होता है, अवकलनीय होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मैं एक और उदाहरण देता हूँ, जैसे मैं बात करूँ मापांक जेड स्क्वायर, तो ये कितनी घात का है, 2 घात का है। तो ये कैसा आएगा, मूल बिंदु पर अवकलनीय आएगा। तो जब भी आपको 2 घात का दे तो वो क्या आएगा, मूल बिंदु पर अवकलनीय। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सर्वोत्तर संतत एवं मूल बिंदु पर अवकलनीय। आपको ये घात का नियम ध्यान में रखना है कि 2 घात का है तो मूल बिंदु पर अवकलनीय आएगा। और जब बात करते हैं 1 घात की, तो जैसे मापांक जेड है तो मापांक जेड की बजाय सॉरी ये मॉड्यूलस दे रखा है जेड बार और अंडर रूट एक्स वाई का मापांक। तो ये दोस्तों दोनों 1 घात के फलन है। दोनों की घातें कितनी आएगी, 1 घात आएगा। ये तो आएगा अंडर रूट के अंदर नहीं, एक्स माइनस आयोटा वाई आएगा, और ये अंडर रूट के अंदर मापांक एक्स वाई। ये दोनों 1 घात के फलन है। और 1 घात के जो फलन है, 1 घात के फलन ये मूल बिंदु पर अनअवकलनीय होंगे। ये मूल बिंदु पर कैसे होंगे, अनअवकलनीय। तो जब भी 1 घात या 1 से छोटी घात का हो तो वो अनअवकलनीय आएगा, और 2 या 2 से अधिक घात का होगा तो वो कैसे आएगा, अवकलनीय आएगा। अब ऐसे ही अगला देखते हैं। तो एफ जेड बराबर दे रखा है 2 आयोटा वाई। एफ जेड बराबर 2 आयोटा वाई किस बिंदु पर विश्लेषित है। तो दोस्तों यहाँ u प्लस आयोटा वी के रूप में अगर हम एफ जेड का मान देते हैं तो ये आ रहा है 0 प्लस 2 आयोटा वाई, यानी u का मान तो आ रहा है 0 और v का आ रहा है 2y। अब इस पर CR इक्वेशन ट्राई करेंगे। विश्लेषित फलन की आवश्यक शर्त क्या है, आवश्यक शर्त है कि CR इक्वेशन चेक करो। CR इक्वेशन चेक करेंगे, CR इक्वेशन के लिए डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान आएगा 0, डेल यू अपॉन डेल वाई का मान भी 0, डेल वी अपॉन डेल एक्स का मान 0 और डेल वी अपॉन डेल वाई का मान 2। अब CR इक्वेशन के लिए डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर आना चाहिए डेल यू बटा डेल वाई, डेल वी बटा डेल वाई के। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान 0 आ रहा है, जो कि बराबर नहीं है डेल वी बटा डेल वाई के 2 मान के बराबर। ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए दोस्तों ये विश्लेषित भी नहीं होगा और कहीं भी विश्लेषित नहीं होगा। किसी भी मान के लिए 0 और 2 बराबर नहीं हो सकते, इसलिए ये दोस्तों कहीं भी विश्लेषित नहीं होगा। तो इसलिए आंसर आ जाएगा डी। अब इसके बाद अगला, z के किस मान पर फलन 1 प्लस जेड बटा 1 माइनस जेड विश्लेषित फलन नहीं है। अब देखो कोई फलन विश्लेषित नहीं है, इसका अर्थ है कि वह किसी विवर्त अंतराल में प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। वह किसी विवर्त अंतराल में प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। यही डेफिनेशन होती है विश्लेषित फलन की। तो दोस्तों विश्लेषित फलन यही होता है कि एक ऐसा विवर्त अंतराल मिल जाए जिसमें सभी बिंदुओं पर अवकलनीय हो। और विश्लेषित फलन नहीं है का अर्थ हो गया कि विवर्त अंतराल में प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय नहीं है या किन्हीं बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है। तो दोस्तों अब अगर हम इसके अनअवकलनीय बिंदु की बात करें तो देखो बट्टे वाला अगर 0 बनता है, अगर बट्टे वाला 0 बनता है तो उस बिंदु पर फलन अवकलनीय नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि बट्टे वाला 0 बनेगा तो उस बिंदु पर यह असतत होगा। कैसा होगा? असतत। और असतत होने के कारण वो कैसा हो जाएगा? अनअवकलनीय। तो अब बट्टे वाला किस पर 0 बन रहा है? 1 - z किस पर 0 बन रहा है? z बराबर 1 पर। तो ये z बराबर 1 पर क्या नहीं होगा? विश्लेषित नहीं होगा। इस टाइप से आप पता कर सकते हो बड़े ही आसानी से कि कौन से बिंदु पर यह विश्लेषित नहीं है। z बराबर 1 पर यह विश्लेषित नहीं है। ऑप्शन बी। अब अगला दोस्तों, यदि एफ जेड एक विश्लेषित फलन है एवं मापांक एफ जेड अचर है तो एफ जेड है। तो दोस्तों हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि यदि मापांक एफ जेड अचर होता है, दोस्तों अगर मापांक एफ जेड अचर होता है तो एफ जेड भी क्या आएगा? अचर आएगा। ये एक थ्योरम है दोस्तों जो आपके बीएससी में आती थी कि मापांक एफ जेड अचर है तो एफ जेड भी क्या आएगा? अचर आएगा। ये थ्योरम आपको याद होनी चाहिए। मापांक एफ जेड अचर है तो एफ जेड भी क्या आएगा? अचर आएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। के बाद अगला फलन एफ जेड है साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा कोस साइन हाइपरबोलिक वाई। तो दोस्तों इस पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा सीआर इक्वेशन। दोस्तों सीआर इक्वेशन हम चेक करते हैं। अब देखो सीआर इक्वेशन हम चेक करते हैं तो इस सीआर इक्वेशन के लिए हमें u बराबर हमें दे रखा है साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई और v दे रखा है कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स आएगा, साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई आएगा साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई का हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक वाई। ऐसे ही डेल वी अपॉन डेल एक्स आएगा, कोस एक्स का हो जाएगा माइनस कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई और डेल वी का वाई के सापेक्ष हो जाएगा कोस एक्स और साइन हाइपरबोलिक वाई का हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक वाई। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स तो बराबर आ गया डेल वी अपॉन डेल वाई है और डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर आ गया माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के। तो दोस्तों डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर आ गया डेल वी अपॉन डेल वाई के और डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर आ गया डेल माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो ये दोस्तों सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। प्लस इसके जो आंशिक अवकलज हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई, यह प्रत्येक बिंदु पर कैसे है? सतत है। इसलिए यह क्या होगा? विश्लेषिक होगा और विश्लेषिक होने के कारण यह क्या हो जाएगा? सर्वोत्तर संतत भी हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा डी, सर्वोत्तर संतत एवं विश्लेषिक। अब अगला प्रश्न, इसके बारे में अभी दोस्तों हमने बताया था कि फलन एफ जेड अंडर रूट मापांक एक्स वाई मूल बिंदु पर, दोस्तों ये एक घात का फलन है। ये चीज दोस्तों आपको कोई भी बताएगा नहीं कि एक घात का फलन है, इस कारण ये कैसा होगा। ये दोस्तों बात जो एक घात के फलन की लगती है ये बहुपद को छोड़कर फलनों पर लगती है। बहुपद वाला फलनों पर तो ये बात नहीं लगाते हैं, ये बात लगाते हैं मापांक वाले फलन जेड बार वाले फलन उन पर। तो दोस्तों फलन एफ जेड बराबर अंडर रूट मापांक एक्स वाई दे रखा है तो यह एक घात का फलन है और एक घात का फलन मूल बिंदु पर क्या होता है? अनअवकलनीय होता है, अनअवकलनीय है। और ये दोस्तों सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसको सेटिस्फाई करता है सीआर इक्वेशन को। तो दोस्तों ये अनअवकलनीय है और साथ में किसको सेटिस्फाई करेगा? सीआर इक्वेशन। तो यह इसका आंसर आ जाएगा सी। अब दोस्तों देखो अगला प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, इजी सा प्रश्न है, तो इसका आंसर बताइए आप। फलन एफ जेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई के लिए कौन सी रीमान समीकरणें होती है? तो फलन एफ जेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई के लिए कौन सी रीमान इक्वेशन बतानी है? तो क्या पहला ऑप्शन डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर डेल वी अपॉन डेल एक्स सही है? क्या दूसरा ऑप्शन सही है डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर डेल वी अपॉन डेल एक्स?
क्या तीसरा ऑप्शन सही है? डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। क्या चौथा ऑप्शन सही है? डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन है जो राइट है, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर होता है डेल वी अपॉन डेल वाई के, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर होता है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब अगला दोस्तों, अगला देखो क्या दे रखा है फलन, माना f बराबर सी टू सी, एफ जेड बराबर मापांक जेड स्क्वायर बटा जेड जब जेड नॉट इक्वल टू जीरो द्वारा दिया जाता है, और जीरो जब जेड बराबर जीरो। तो दोस्तों इसके बारे में पूछा है कि यह जेड बराबर जीरो पर असतत है, पहला ऑप्शन। दूसरा दे रखा है जेड बराबर जीरो पर अवकलनीय है और विश्लेषिक नहीं है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है जेड बराबर जीरो पर विश्लेषिक है, और चौथा ऑप्शन दे रखा है जेड बराबर जीरो पर सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो दोस्तों इसमें बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें दोस्तों आप चेक करके बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा, ये ऊपर दो घात है, नीचे एक घात है। तो देखो दोस्तों ऊपर कितनी घात बच जाएगी, दो घात से एक घात कटी तो बची एक घात। अब एक घात बची तो दोस्तों एक घात वाला मूल बिंदु पर क्या आता है? अनवकलनीय आता है। मूल बिंदु पर क्या आता है? अनवकलनीय, जिसके बारे में मैंने आपको ऊपर बताया था। तो ये मूल बिंदु पर कैसा है? अनवकलनीय है, और सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सीआर इक्वेशन को केवल सेटिस्फाई करता है, इस कारण इसका आंसर है डी, जेड बराबर जीरो पर ये सीआर समीकरण को सेटिस्फाई करता है। अब इसके बाद अगला, जेड सम्मिश्र चर है तथा जेड बार उसका संयुग्मी है, तब कोस जेड बार होगा। ये प्रश्न पिछली फर्स्ट ग्रेड में आया था, बड़ा इजी प्रश्न है। अब दोस्तों कोस काल्पनिक फलन नहीं होता, इसलिए कोस पर बार का कोई मतलब नहीं है, तो ये बार ओनली लगेगा जेड पर। कोस जेड बार का मान बराबर आ जाएगा कोस जेड बार, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। के बाद अगला, यदि एफ जेड विश्लेषिक फलन है तब ध्रुवीय रूप में एफ डैश जेड होगा। तो हमें ध्रुवीय रूप में एफ डैश जेड का मान निकालना है। तो दोस्तों इसका मान ऐसे निकालेंगे कि हमें एफ जेड का अवकलन करना होगा। दोस्तों एफ जेड होता है यू प्लस आयोटा वी के रूप में। अब इसका अवकलन करना है तो एफ डैश जेड का अर्थ हो गया कि इसका एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। तो डेल यू बटा डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बटा डेल वाई। अब दोस्तों अगर पोलर फॉर्म की बात करें तो एक्स फलन होता है आर थीटा का, सॉरी यहाँ भी एक्स है, और वाई फलन होता है आर थीटा का। इस टाइप के फलन होते हैं। तो ये दोनों का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन है। इसको मैं एक बार डब्ल्यू कह देता हूँ, डब्ल्यू या एफ भी कह देता हूँ दोस्तों। तो डेल एफ बटा डेल एक्स करना है। तो डेल एफ बटा डेल एक्स करने का अर्थ हो गया डेल एफ बटा डेल आर और डेल आर बटा डेल एक्स, क्योंकि ये आर थीटा का फलन है एक्स, तो इसलिए इसको तोड़ लिया, डेल एफ बटा डेल थीटा और डेल थीटा बटा डेल एक्स। अब डेल आर बटा डेल एक्स का मान होता है कोस थीटा, डेल आर बटा डेल एक्स का मान होता है कोस थीटा, और डेल एफ बटा डेल थीटा का मान होता है माइनस साइन थीटा बटा डेल थीटा बटा डेल एक्स का मान होता है, डेल थीटा बटा डेल एक्स का मान होता है माइनस साइन थीटा बटा आर। और ये दोस्तों दोनों मान कैसे निकलते हैं? ये दोनों मान निकलते हैं एक सूत्र से, जैसे हम यूज करते हैं कि आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका जब यूज करते हैं तो बनता है टू आर डेल आर बटा डेल एक्स बराबर टू एक्स, और इससे डेल आर बटा डेल एक्स का मान आता है एक्स अपॉन आर, और एक्स की जगह आर कोस थीटा रखते हैं
तो ये बनता है आर कोस थीटा बटा आर, आर से आर कट गया तो कोस थीटा। तो डेल थीटा बटा डेल एक्स निकालने के लिए आप यूज करते हो थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इसका जब अवकलन करोगे एक्स के सापेक्ष तो आपको ऊपर ये मिल जाएगा, और वाई और एक्स को दोनों को आर थीटा के रूप में चेंज करके मान निकालना, तो ये आपको ऊपर वाला मिलेगा। तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा बटा आर, डेल एफ बटा डेल आर वैसे का वैसा, डेल आर बटा डेल एक्स कीजिए कोस थीटा, डेल थीटा बटा डेल एक्स कीजिए माइनस साइन थीटा बटा आर, और डेल एफ बटा डेल थीटा। अब इसमें आगे जब सरल करेंगे तो देखो इसको आर के रूप में बना लेते हैं, एफ को यू प्लस आयोटा वी लिख देते हैं, तो ये आएगा डेल यू बटा डेल आर प्लस आयोटा डेल वी बटा डेल आर कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटा आर, इसको लिख देते हैं डेल यू बटा डेल थीटा प्लस आयोटा डेल वी बटा डेल थीटा। अब पोलर फॉर्म में चेंज करने के फॉर्मूले हमने पढ़े थे, डेल यू बटा डेल थीटा बराबर होता है माइनस आर डेल वी बटा डेल आर, तो डेल यू बटा डेल आर बराबर होता है 1/r डेल वी बटा डेल थीटा। तो ये फॉर्मूलों से डेल यू बटा डेल थीटा का मान तो इससे रख देंगे, और डेल यू बटा डेल थीटा का मान ऊपर वाले से रख देंगे, दोनों मान रखेंगे तो ये बनेगा डेल यू बटा डेल आर प्लस आयोटा डेल वी बटा डेल आर वैसे का वैसा, कोस थीटा वैसे का वैसा, माइनस साइन थीटा बटा आर, डेल यू बटा डेल थीटा की जगह रख दिया माइनस आर डेल वी बटा डेल आर प्लस आयोटा आर डेल यू बटा डेल, आयोटा आर कॉमन ले लेंगे तो ये आयोटा आर बाहर आ जाएगा, तो ये इसकी जगह आ जाएगा माइनस आयोटा आर साइन थीटा बटा आर, और यहाँ आ जाएगा डेल यू बटा डेल आर प्लस आयोटा डेल वी बटा डेल आर। तो आर से आर कट गया तो ये रह गया कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और अंदर वाला बन गया डेल एफ बटा डेल आर, तो ये बन गया कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा और डेल एफ बटा डेल आर। तो ये आंसर आ गया बी। तो इस टाइप से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। ये आपके आंसर आ गया बी, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डेल एफ बटा डेल आर। और वैसे आप इसको फॉर्मूले को याद कर सकते हो, इजी फॉर्मूला है कि एफ डैश जेड बराबर होता है कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डेल एफ बटा डेल आर। ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अब रिपीट हो सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। अब अगला देखो, फलन u बराबर e की पावर माइनस 2x साइन 2y का प्रसंवादी संयुग्मी है। दोस्तों आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं आ रहा, मिलने थॉमसन विधि और इस कोई भी अन्य विधि नहीं आ रही, फिर भी आप इस प्रश्न को कर सकते हो अगर आपको सीआर इक्वेशन आती है। तो दोस्तों सीआर इक्वेशन में पढ़ते हैं डेल यू बटा डेल एक्स बराबर डेल वी बटा डेल वाई। अब प्रसंवादी संयुग्मी निकालना है, इसका अर्थ है यू का जो संयुग्मी है वो बी निकालना है, और आपको केवल ये प्रतिबंध पता है सीआर इक्वेशन का, तो इससे भी निकाल सकते हो। तो यहाँ डेल बटा डेल एक्स यू का मान रखोगे और अवकलन करोगे, तो इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया तो आया माइनस 2e की पावर माइनस 2x साइन 2y, और ये डेल यू बटा डेल वाई। अब डेल वाई को इधर भेजोगे और समाकलन करोगे तो ये बन जाएगा v, और y के सापेक्ष समाकलन करोगे ये तो बनेगा माइनस 2e की पावर माइनस 2x साइन 2y का हो गया माइनस कोस 2y, साइन का माइनस होता है तो माइनस कोस 2y बटा 2, 2 से 2 कट गया प्लस का c आ गया, तो ये आ गया आपके e की पावर माइनस 2x और माइनस माइनस कैसा हो गया प्लस कोस 2y प्लस c बराबर b। तो ये आपका आंसर आ गया। इसका अर्थ है फर्स्ट नंबर आपका आंसर है e की पावर माइनस 2x कोस 2y प्लस c। ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि किस टाइप से इन प्रश्नों को करना है। अब अगला देखते हैं, रूपांतरण W बराबर z माइनस 1 बटा z प्लस 1 के अपरिवर्तनीय बिंदु है, यानी इनवेरिएंट पॉइंट। इनवेरिएंट पॉइंट के लिए आपको W की जगह z रखना होता है, इनवेरिएंट पॉइंट के लिए W की जगह क्या रखना होता है, z प्रतिस्थापित करना होता है। तो लिख देंगे z बराबर z माइनस 1 बटा z प्लस 1,
इससे जेड की वैल्यू निकालेंगे तो जेड इंटू जेड प्लस वन बराबर आ जाएगा जेड माइनस वन। फिर आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड बराबर जेड माइनस वन। जेड से जेड कट गया तो जेड स्क्वायर बराबर माइनस वन। इससे जेड की दो वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आल्फा। तो जेड की दो वैल्यू आ गई, ये इसके इनवेरिएंट पॉइंट आ गए, तो आंसर आ गया प्लस माइनस आल्फा, ऑप्शन सी। ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ही अगला देखते हैं। तो रूपांतरण W बराबर साइन जेड के अंतर्गत सरल रेखा x बराबर एक का W समतल में प्रतिचित्रण। जब भी आपको प्रतिचित्रण की बात करें तो जो मान दिया है वो मान से W वाले फलन में प्रतिस्थापित करोगे। तो यहाँ x की जगह a रखा है, तो W बराबर साइन जेड दिया है, साइन जेड को लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस अल्फा वाई। अब x की जगह a लिख सकते हैं साइन a प्लस अल्फा वाई। अब इसको लेंगे तो ये बनेगा साइन ए कोस अल्फा वाई। तो कोस अल्फा वाई को कोस हाइपरबोलिक वाई भी लिखते हैं, प्लस कोस ए साइन अल्फा वाई। तो ये आ गया साइन ए कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस कोस ए साइन हाइपरबोलिक वाई। अब इसका W समतल में प्रतिचित्रण की बात करते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया U, और ये साइन अल्फा वाई अगर हाइपरबोलिक बनेगा तो ये अल्फा क्या आ जाएगा, बाहर आता है साइन वाले में, तो ये अल्फा यहाँ आएगा। तो ये है U और ये है V। तो देखो U आपको मिल गया साइन कोस हाइपरबोलिक वाई, और V क्या मिल गया, कोस साइन हाइपरबोलिक वाई। अब इसमें U में साइन का भाग देंगे तो ये बनेगा कोस हाइपरबोलिक वाई, और साइन हाइपरबोलिक वाई के लिए बी में कोस ए का भाग देंगे तो बनेगा साइन हाइपरबोलिक। अब इसमें से समीकरण एक में से समीकरण दो को वर्ग करके बताएंगे तो ये बनेगा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई बराबर आएगा यू स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर ए माइनस वी स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर। तो ये u और b में अंतर का वर्ग का अंतर आ गया, और इसका मान होता है दोस्तों एक। कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर का मान एक होता है। तो ये दोस्तों एक अतिप्रवलय का समीकरण बना है, इसलिए ये दोस्तों वक्र कैसा बनेगा, अतिप्रवलय। अब अगला वह विश्लेषिक फलन, उसका वास्तविक भाग e की पावर x कोस वाई है। तो दोस्तों u आपको दे रखा है, u आपको दे रखा है e की पावर x कोस वाई। तो यही डेल u बटा डेल x बराबर डेल u बटा डेल y से ज्ञात करेंगे। तो डेल u बटा डेल x करेंगे तो ये आएगा e की पावर x कोस वाई। तो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देंगे, y के सापेक्ष समाकलन कर देंगे तो ये बनेगा v e की पावर x साइन वाई प्लस सी। तो ये आपके v आ गया। अब आपको विश्लेषिक फलन पूछा है, यानी कि एफ जेड पूछा है। एफ जेड का अर्थ हो गया u प्लस अल्टा v। इसमें मान रख देंगे तो ये e की पावर x कोस वाई प्लस अल्टा v का मान है e की पावर x साइन वाई प्लस सी। अब ये को सोल्व करेंगे तो ये बनेगा e की पावर x कॉमन आ जाएगा, कोस वाई प्लस अल्टा साइन वाई प्लस सी अल्टा आ जाएगा, सी अल्टा आ जाएगा। ये हो गया e की पावर अल्टा वाई, और e की e बेस है तो जुड़ जाएंगे तो e की पावर x प्लस अल्टा वाई हो जाएगा, प्लस में आ गया सी अल्टा, इसका मान हो गया e की पावर x प्लस अल्टा वाई की जगह रख दिया z, तो e की पावर z प्लस सी अल्टा। ऑप्शन आ जाएगा डी। ऐसे ही देखो ध्रुवीय रूप में सीआर इक्वेशन है, अभी ऊपर देखी थी। तो डेल यू बटा डेल आर बराबर डेल वी आर डेल वी सॉरी डेल यू बटा डेल आर बराबर होता है 1/r डेल वी बटा डेल थीटा, और 1/r डेल यू बटा डेल थीटा बराबर आ जाएगा -r डेल यू बटा डेल आर, क्योंकि डेल यू बटा डेल थीटा किसके बराबर होता है, -r डेल यू बटा डेल आर। फिर यार यहाँ आ गया तो क्या आ गया, डेल यू बटा डेल थीटा बटे में 1/r बराबर माइनस डेल यू बटा डेल आर। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। ऐसे ही ये प्रश्न है, एक रूपांतरण W बराबर अल्फा जेड प्लस बीटा ये प्रकार का है, जहाँ अल्फा और बीटा सम्मिश्र अक्षर है, इसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये एक प्रकार का रूपांतरण है जिसे नाम दिया जाता है, जिसमें घूर्णन भी है
आवर्धन भी है और इसमें सारी चीज़ें हैं, स्थानांतरण भी है। तो दोस्तों घूर्णन, आवर्धन और स्थानांतरण तीनों चीज़ों वाला क्या बनता है, रैखिक रूपांतरण बनता है। तो डब्ल्यू अल्फा जेड प्लस बीटा किसको दर्शाता है, रैखिक रूपांतरण को। ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जहाँ अल्फा और बीटा सम्मिश्रित है तो डब्ल्यू बराबर अल्फा जेड प्लस बीटा किसको दर्शाता है, रैखिक रूपांतरण। वैसे ही अगला क्वेश्चन है, माना कि समाकलन जी बराबर कर्व जेड स्क्वायर डी जेड, तो जेड के मान के लिए सत्य कथन है। तो दोस्तों इसका जो समाकलन आता है वो आता है जेड क्यू बाई 3। इसमें हमने अब लिमिट लगा के चेक करना है कि कौन सा राइट है। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 1/3 जेड क्यूब में लिमिट लगाते हैं 0 से 2 प्लस आयोटा, लिमिट रख के देखो तो ये बनेगा 2 प्लस आयोटा की क्यूब माइनस 0। अब 2 प्लस आयोटा की क्यूब क्या होता है, 2 1/3 2 की क्यूब प्लस 3 गुणा 2 स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस 3 इंटू 2 इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की क्यूब, ये बनेगा माइनस आयोटा, ये बनेगा -1 तो 6 और ये बनेगा 8, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 12 आयोटा -6 माइनस आयोटा। इसको सोल्व करोगे तो बनेगा 8 में से 6 गए 2, 2/3 प्लस 12 आयोटा में से आयोटा गए 11 आयोटा, तो 11 आयोटा बटा 3, तो 2/3 और 11 आयोटा बटा 3, तो ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट। इस टाइप से आपको इन प्रश्नों को करना है। अगला फलन एफ जेड बराबर मापांक जेड स्क्वायर है। दोस्तों कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, नए क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते हैं, इनको आप देख लेना। तो मापांक जेड स्क्वायर का हमने पढ़ा था, ये 2 घात का फलन है। तो ये 2 घात का फलन है तो ये मूल बिंदु पर क्या आ जाएगा, अवकलनीय। और केवल एक बिंदु पर अवकलनीय होने से फलन विश्लेषित नहीं होता। अवकलनीय होने के लिए पूरे विवर्त अंतराल में क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। विश्लेषित होने के लिए पूरे अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए, विवर्त अंतराल में। ये 2 घात का फलन मूल बिंदु पर तो अवकलनीय हो जाएगा, पर ये केवल मूल बिंदु पर अवकलनीय होने के कारण ये विश्लेषित फलन नहीं बन पाएगा। इसलिए दोस्तों यह कहीं भी विश्लेषित नहीं होगा। ये फर्स्ट ग्रेड 2011 का क्वेश्चन। ऐसा ही देखो 20 नंबर वहाँ क्वेश्चन करते हैं। तो फलन एफ, फलन दे रखा है 2z माइनस 3 बटा जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2, ये असंततता के बिंदु। असंततता के बिंदु देखने हैं तो बट्टे वाले को 0 के बराबर करो, जो अनंत मान आएगा अनंत मान वाले बिंदु हमें हटाने हैं। तो ये अनंत मान वाले बिंदु हटाने के लिए बट्टे वाले मान जो है वो 0 के बराबर कर दो। तो जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 को किसके बराबर कर दिया, 0 के। अब इससे मान ज्ञात करेंगे तो देखो z बराबर आ जाएगा सीधे द्राचार्य से -2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर 4 -4 इंटू 2 इंटू 1 बटा 2 इंटू 1, ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस √-4 बटा 2, ये कटेंगे तो ये बनेगा -1 प्लस माइनस आयोटा। तो इन 2 बिंदुओं पर ये क्या आएगा, असंतत आएगा। और ये असंततता के बिंदु कितने आए हैं, 2 ही बिंदु आए हैं, इसलिए कितने आए हैं, परिमित आए हैं। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगी। दोस्तों इस टाइप से आपको इन क्वेश्चनों को करना है। अब आगे और भी क्वेश्चन दिए हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और तब तक आप भी करना इन क्वेश्चनों को, बड़े ही आसान क्वेश्चन है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।